अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आज आगाज़ करेंगे एक और करंट इशू से। और आपको पता है कि जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरह सियासी गहमा गहमी चल रही है, जिस तरह सियासी मामलात चल रहे हैं, पूरे मुल्क में एक सूरत हाल जो है वो अदम एतमाद की है। जहाँ तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं, वहाँ क्या तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकेगी अपोजिशन? तमाम नंबर्स जो हैं वो सबके सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और साथ ही साथ जो है वो सिंध हाउस में जो हुआ उसका हालो अहवाल भी सब ने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा। इसी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये ख़ास तौर पर ज़मीर फ़रोशी का इल्ज़ाम लगाया उन अरकान पर जो जा मिले हैं अपोजिशन के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो वापस आ जाते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके लिए दिल खोलकर इस्तकबाल करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं। बहरहाल ये सिचुएशन और ये मामलात और ये हालात किस तरफ जाएंगे, अभी तक ना तो कोई तज्ज़ियाकार और ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी इस पर बात करने या सही राय जो है वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि हालात किस तरफ मुड़ जाएं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो कहते हैं कि ज़मीर ख़रीदने के लिए एक मंडी लगी हुई है। ये हलाल का पैसा नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत के पास जो कुछ भी है अवाम का है। चोरी के ज़रिए हासिल किया गया ये पैसा है जिससे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। पैसों के बड़े बड़े थैले आ रहे हैं। अगर हमारा मुल्क पीछे रह गया तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये पैसा बनाना ही होगा कि जो इन चोरों और लुटेरों ने बना रखा है। फिर कहते हैं कि कोई तसव्वुर नहीं कोई सियासतदान पैसे लेकर किसी और पार्टी में चला जाए। वहाँ की आवाम का इतना खौफ है कि अगर कोई ऐसी हरकत करे बाहर के मुल्क में तो उसको फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया जाता है या नाअहल करार दे दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में पस मंज़र कुछ और ही है कि जिसको चाहे पैसे से ख़रीदा जा सकता है, जिसको चाहे जिस पार्टी से निकाल के किसी भी पार्टी में शरीक कर लिया जाता है। फिर साथ ही साथ जिस तरह ये जलसे का इनेकाद होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने जोश और जज्बे के साथ अपने तमाम कारकुनों को इस्लामाबाद टी चौक में इकट्ठा करने की तैयारियों में मशगूल है। कहना ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इस जलसे के बाद ये अरकान जो कि जा मिले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुद ब खुद आ जाएंगे और इनको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोगों का ये भी कहना कि अगर ये आना चाहें तो इनके लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये मामलात कहाँ तक जाएंगे? फिर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारे चंद एक जो कारकुन हैं वो गम गुस्सा उनमें बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो सिंध हाउस में जो है वो दाखिल हो गए, और ये चंद एक ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। बहरहाल एक दिन पहले हमने जो है वो ये आपको बताया कि सिंध हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि सिंध हाउस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने अपने प्रोग्राम में आपको एक दिन पहले बताया और अगले दिन ठीक उसी तरीके से जो है वो सिंध हाउस पर हमला भी हुआ। बहरहाल सिचुएशन और हालात कुछ इस तरह के जा रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन है इसमें अपोजिशन तो बड़ी तगड़ी नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं, हम किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ऐवान में नंबर्स पूरे करने हैं या फिर सियासी जलसा करके मैदान में नंबर पूरे करने हैं, ये फैसला तो हुकूमत को करना है। और हुकूमत इस वक्त जिस फैसले पे कायम है, हुकूमत का ये कहना है कि जब नंबर ऑफ़ पीपल देखे जाएंगे, जब देखा जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग शामिल हैं, तो ऑटोमेटिकली बात यहाँ तक आ जाएगी कि अरकान हमारे साथ शामिल हो जाएंगे आके, जिनको पैसे से ख़रीद लिया गया है। क्या जिन्होंने अपने आप को चाहे अगर आप कहते हैं कि ज़मीर का सौदा कर दिया और बेच दिया, क्या वो वापस अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे? ये वो सवालिया निशान है और ये वो सवाल हैं जो इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। कबल इस वक्त जो है वो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग से कबल इस्लामाबाद में जलसा रोकने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आइनी दरख्वास्त पे समाअत हुई है, उस पर भी अटार्नी जनरल खालिद जावेद और IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि कानून पे अमल दरामद किया जाए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरकीन जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, यानी कि जलसा रोका जाए। इसको रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत भी हुई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत भी की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश भी हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के वकील अदालत में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से रुजू किया है
اور یہ بار ایسوسییشن چاہتی ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کیا جائے. آپ بھی عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. امن عامہ اور آرٹیکل 95 کی علمداری جو ہے وہ چاہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے 63 اس پر صدارتی ریفرنس پیر تک دائر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ آج جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اب اس پہ جو ہے وہ مزید اپڈیٹس جو آتی ہیں پھر ہم آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتے بھی ہیں. بہرحال جی سپریم کورٹ بار کی آئینی درخواست پر سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی ہے اور آج اس کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا. وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے اور نمبر آف گیمز بھی جو ہے وہ پورے کر لیے گئے ہیں اور ان کو خرید لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ 24 نہیں ہے, کہیں کہا جا رہا ہے کہ 8 لوگ ہیں, کہیں کہا جا رہا ہے 24 لوگ ہیں. اب تو نمبرز بھی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں, لیکن اپوزیشن نے پلان اے ابھی سامنے لے کر آئی ہے, پلان بی بھی تیار کر لیا ہے. جی ہاں, سلسلہ یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے پلان بی بھی ترتیب دے لیا ہے اور وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا جائے گا. عمران خان پہ مسلسل دباؤ ڈالا جائے گا. حکومتی اتحادی جماعتوں اور پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ رابطے بھی اسی پلان کا حصہ ہیں اور اپوزیشن ہر صورت میں حکومت پر نفسیاتی دباؤ برقرار رکھے گی. کسی بھی شخص کو آپ جب نفسیاتی طور پر پریشرائز کرتے ہیں تو اس کی کارکردگی میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے, لیکن یہاں اپوزیشن کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں بات ہو جناب عمران خان صاحب کی, وہاں ان پہ کسی بھی قسم کا نفسیاتی دباؤ ڈالنا اپوزیشن کو بھی مہنگا پڑ سکتا ہے, کیونکہ وہ کسی بھی قسم کے نفسیاتی دباؤ میں آنے والی پرسنالٹی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ پلان بی تیار ہوا ہے, اس کے سلسلے میں تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں انتہائی کم وقت میں پھر اقدام اٹھایا جائے گا. اگر بالفرض اپوزیشن جو ہے پلان بی میں بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور پلان تیار کیا جائے گا, لیکن حکومت کو اس وقت ہٹانے کی بھرپور کوششوں میں اپنی کارکردگی دکھانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے اپوزیشن. اور اپوزیشن کی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جماعتیں اس میں شامل ہیں, صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے, یہاں پہ جو اور جماعتیں بھی شامل ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر لیا جائے. اب اگر اپوزیشن اتنی تگڑی ہے اور نمبرز پورے ہو چکے ہیں تو پھر تو دوسرا معاملہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے, لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اپوزیشن کی طرف سے بھی بیان بازی کی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی یہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں. کچھ حکومت کے پاس بھی اندر کی خبریں موجود ہیں اور کچھ اپوزیشن کے پاس بھی ابھی معاملات اور حالات ایسے ہیں کہ وہ ساری باتیں کھول کر ایک پیج پر نہیں آ سکتے. جلسے جلوس روکنے کی تیاریاں اور یہ معاملات کے ایک تصادم کی کیفیت ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑا یا لوگوں کے لیے, عوام کے لیے اس میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو یہ صورتحال کے لیے جب رجوع کیا گیا ہے تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے کیا فیصلہ سناتے ہیں اور اس معاملے میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. 172 کا ہنسا پورا کرنا ہوگا. جی ہاں, اور اہم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو حالیہ صورتحال میں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کی بھی امید ہے. یہ جب کسی کو بھی آپ نے کسی بھی لیول پہ ہٹانا ہوتا ہے یا بھگانا ہوتا ہے تو اس کو مینٹلی طور پہ اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کی کارکردگی پہ اتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں, اس کے معاملات کو خراب کر کے اسے لوگوں میں اتنا گندا کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ خود ہی جو ہے وہ تھک ہار کے ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خود ہی چلا جاتا ہوں, تم لوگ جو ہے وہ مجھے کیا نکالو گے. یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپوزیشن وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے. وہ خان ہیں, پٹھان ہیں اور ان کے جذبے بلند ہیں. اتنا آسان نہیں ہوگا مینٹلی طور پر ان کو ٹارچر کرنا یا اپنی سیٹ سے ہٹانا, یہ اپوزیشن بھی جانتی ہے. اور ابھی جو جلسہ کرنے وہ جا رہے ہیں اس کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. سر صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پر امید ہیں لیکن اپوزیشن کے نمبر پورے ہو چکے ہیں, ایسی خبریں ہمیں آ رہی ہیں. تحریک عدم اعتماد لانے میں کیا اپوزیشن کامیاب ہوگی؟ دیکھیں بظاہر اگر دیکھا جائے تو نمبرز کے مطابق تو اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں بلکہ زیادہ ہیں جی, لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. جیسے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع بھی کریں گے, اسپیکر اپنا اختیار استعمال کریں گے. جی, کسی صورت بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو لوگ ان سے جو ہے اختلاف کر رہے ہیں یا ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے, بالکل صحیح, ان کی پارٹی کے لوگ یا اتحادی پی ٹی آئی اس کو کسی صورت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ تو طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کوئی لیگل ہرڈل راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں جس کے نتیجے میں یہ کام مؤخر ہو سکتا ہے, لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب نمبرز پورے نہیں ہیں
جی اور انہیں بہرحال جانا پڑے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل اسلام آباد میں جلسہ روکنے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آئینی درخواست پہ سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سپریم کورٹ اور جو ہے بار نے رجوع کیا اعلیٰ عدلیہ سے، لیکن بنیادی طور پہ تو یہ ایک سیاسی جو ہے وہ اجتماع کوئی بھی حکومت ہو یا سیاسی جماعت ہو، اسے کرنے کا حق حاصل ہے جی، لیکن جب ووٹ کی باری آئے گی کہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو میرے خیال میں تب بھی، جیسے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا، جی، آئینی معاملات پر سپریم کورٹ اپنی رائے دے سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ جو ارکان جا ملے ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور وہ واپس آ جائیں گے جب یہ جلسہ دیکھیں گے اور نمبرز آف پیپل دیکھا جائے گا تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی واپس آ جائیں گے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا جب آپ ان کے گھروں کے باہر لوٹے لے کے جا رہے ہوں، ان کو ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر آپ گالیاں دے رہے ہوں اور پھر وہ آپ کا مجمع دیکھ کے، کوئی بھی سیاسی جماعت مجمع جب چاہے کر سکتی ہے، اس طریقے سے کوئی اپنی رائے نہیں بدلتا، تو میرا نہیں خیال یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے یا ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، اس حوالے سے ابھی قبل اس وقت کچھ کہنا جو ہے وہ بہت ناقابل کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور یہ وہ والی بات ہو گئی کہ اگر ہم پہلے ہی کچھ جو ہے وہ یہاں پروسیڈ کر دیں یا بتا دیں تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ شاید پہلے سے ہی سب چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی ہیں، اس لیے کوئی تجزیہ کار، کوئی بھی پرسنالٹی اس کو حتمی فیصلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اپوزیشن کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں، نمبرز پورے نہیں ہو گئے ہیں بلکہ لوگ زیادہ ہیں، اور تحریک عدم اعتماد لانے میں اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے، لیکن فیصلہ بدل بھی سکتا ہے، حالات اور واقعات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوگا کیا، یہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے، میرے پروگرام میں آپ یہ ساری اپڈیٹس جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ لیکن ابھی مجھے بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد جب واپس آتے ہیں تو کچھ اور ٹاپکس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، اہم ٹاپکس، عوام کے حالات، معاملات اعلیٰ حکام تک پہنچانے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے فوری بعد یہیں سے جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کوہ نور۔ ابھی ہم جو ڈسکشن کرنے والے ہیں یہاں پہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جب لاہور کی بات کی جاتی ہے، جب کسی بھی گیم کی بات کی جاتی ہے، کھیلوں کی بات کی جاتی ہے، تو لاہور کے گراؤنڈز کبھی آباد ہوا کرتے تھے۔ جب کھیل کی ہم بات کرتے ہیں تو لاہور سے ہمارے بہت سے کھلاڑیوں نے شاندار پرفارمنسز دکھائیں، بہت سے بڑے بڑے نام جو ہے وہ لاہور سے نکلے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلی حکومت کی کچھ ایسے پروجیکٹس کی وجہ سے کہ جس میں انہوں نے اور کو تزئین و آرائش کے لیے اہتمام کرنے کے لیے استعمال کیا، اور ٹرین بنائی۔ پھر اگر ہم منٹو پارک کی بات کر لیں جسے اب گریٹر اقبال پارک کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہاں کبھی جو ہے بچوں کے لیے بہت بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا کرکٹ کا، جہاں بچے باسکٹ بال اور فٹ بال اور کرکٹ جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے۔ کرکٹ کے لیے خاص طور پہ ارد گرد کا جتنا بھی اندرون شہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ منٹو پارک کے ارد گرد ہے، اور وہاں کے تمام بچوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلیں آ کے، انہیں میدان کی سہولت موجود تھی۔ لیکن پچھلی حکومت نے منٹو پارک کو آرائش کیا، اس کی تزئین و آرائش کی، اس کو پروجیکٹ کو تیار کیا اور اسے دی گریٹر اقبال پارک میں تبدیل کر دیا، اور یہ چیز بھلا دی گئی کہ وہاں جو بچے کھیل رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے کل میں کیا ہم اچھے کھلاڑی یا اچھی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز جو بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں انہیں پرووائڈ کر پائیں گے یا نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کسی نے بھی کسی کی بھی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی آج تک
पाकिस्तान में कोशिश नहीं की। इस कोशिश में नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस्मानी सलाहियतों से लेकर जो आपकी ज़हनी नशोनुमा है उससे उस प्रोसेस को देखते हुए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें बच्चों को, आने वाली नई नस्ल को एक खुला और आज़ाद माहौल देना होगा जहां वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यानी अपनी तालीम के साथ साथ अगर वो कोई शौक़ रखते हैं क्रिकेटर बनने का, फुटबॉलर बनने का, बैडमिंटन खेलने का या कोई और गेम खेलने का, तो उन्हें कम से कम मैदान प्रोवाइड तो किए जाएं। अगर मंटो पार्क की तारीख़ आप देखें तो कभी शामें आबाद होती थी, शाम को सब इकट्ठे होकर लड़के वहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे और वहीं से हमारे 7 कैप्टन्स जो हैं वो निकले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और 3 पीसीबी के चेयरमैन जो है उनका ताल्लुक लाहौर से है। ये वो दौर था कि आज से आप जो है वो कुछ साल पहले की बात कर लें कि जब मंटो पार्क जो है मंटो पार्क हुआ करता था, दी ग्रेटर इकबाल पार्क में तब्दील नहीं हुआ था। अब ये हुकूमतों की नाअहलियाँ जो हैं वो जब सामने आती हैं, सिचुएशन सामने आती हैं, तो उस वक्त अवाम के और ख़ास तौर पे आने वाली नई नस्ल के मुस्तकबिल को नहीं सोचा जाता, नहीं समझा जाता। ये ऐसा क्यों किया गया? फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, हमने क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को इस तरह फ़रोग भी नहीं दिया। देते भी कैसे? हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है। जो ग्राउंड्स थे वहाँ ऑरेंज लाइन ट्रेन्स बन गई, जो ग्राउंड्स थे उनको हमने कंस्ट्रक्शन का ज़रिया बना लिया, वहाँ हमने मलबा फेंकना शुरू कर दिया, वहाँ हमने जो है वो ईंटें फेंकनी शुरू कर दी, या फिर हमने उनको नशा करने वालों के माजगा बना दिया। ये हमने लाहौर का हाल किया। चरिंद परिंद खूबसूरत बागों का शहर लाहौर को कहा जाता था, और यहाँ के जो हमारी नई नस्ल, आने वाली नई जनरेशन है, उनको तो शायद पता भी नहीं, जो आलूदा शहर उनको लाहौर मिला, उन्होंने कभी वो उस रंग का लाहौर देखा भी नहीं। बहरहाल जी, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं ईद मोहम्मद, और वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। और मंटो पार्क के हवाले से ये रिपोर्ट है कि मंटो पार्क में जो नौजवान खिलाड़ी हैं आज किस सिचुएशन में हैं, और कुछ अर्सा पहले जो है वो मंटो पार्क जब हुआ करता था, दी ग्रेटर इकबाल पार्क नहीं था, तब वहाँ बच्चे जो है वो कितनी खुशी से क्रिकेट खेला करते थे। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कोहिनूर न्यूज बना नौजवान खिलाड़ियों की आवाज। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नौजवान खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। मिंटो पार्क की तारीख क्या है? मिंटो पार्क क्या में पाकिस्तान की अक्कासी करता है? साबका हुकूमत ने मिंटो पार्क खत्म करके नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में ग्राउंड्स वीरान और हस्पताल आबाद किए। शहबाज शरीफ ने शहर लाहौर से क्रिकेट को खत्म कर दिया। मिंटो पार्क खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियों का वाहिद मरकज था। नौजवान नस्ल शहबाज शरीफ को कभी भी मुआफ नहीं करेगी। मिंटो पार्क को ग्रेटर इकबाल पार्क में तब्दील करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया गया। मिंटो पार्क में 20 के करीब क्रिकेट क्लबों के नेट लगते थे। वजीर आजम पाकिस्तानी इमरान खान भी मिंटो पार्क में क्रिकेट खेला करते थे। आमिर सुहेल, सलीम मलिक, इम्तियाज अहमद, अताउर रहमान, हाफिज शाहिद, तौफीक उम्र मिंटो पार्क की पैदावार है। 3 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनों का ताल्लुक भी मिंटो पार्क से था। ग्रेटर इकबाल पार्क में 2 क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए जाएं, वजीर आजम से मुतालबा किया गया है खिलाड़ियों की जानिब से। शहबाज शरीफ मिंटो पार्क के खात्मे का इकदाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। साबका वजीर आजम नवाज शरीफ भी मिंटो पार्क में क्रिकेट खेलते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाहौर का आखिरी सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम है। मौजूदा नेट प्रैक्टिस के लिए ना तो यहाँ पर पानी और ना ही वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। देखा आपने ये पैकेज, ये रिपोर्ट किस तरह से लाहौर के आने वाले तमाम खिलाड़ियों का मुस्तकबिल जहां ताबनाक बनाना था वहीं पर हमने ख़तरे में डाल दिया। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लाहौर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ग्राउंड्स बिल्कुल आबाद होने की बजाय बर्बाद हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं तो कहीं और मामलात हो रहे हैं। और मंटो पार्क जिसे ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, उसकी हालत आपने अपनी आँखों से देख ली है। हुकूमतें जब भी कोई भी ऐसा काम करती हैं कि जिसमें वो लाहौर को या पाकिस्तान को अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे नौजवानों के मुस्तकबिल की बात क्यों नहीं होती? नौजवानों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ देने की बात क्यों नहीं होती? हमने अपने ग्राउंड्स को क्यों बर्बाद कर दिया? बजाय कि हम इनको आबाद करते, हमने अपनी नौजवान नस्ल से ये ग्राउंड्स छीन लिए, उनसे क्रिकेट छीन लिया, फुटबॉल छीन ली, बैडमिंटन, किसी भी खेल को हमने जो है वो ऑब्लाइज नहीं किया। इसकी वजूहात क्या है? हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं ईद मोहम्मद, उनसे पूछते हैं कि आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, आप इस पर क्या कहेंगे?
جی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ کوہ نور نیوز آواز بنا ہے نوجوان نسل کی, اور اس آواز کو بلند کیا ہے تو تاریخی اعتبار سے کسی نے بھی اس پر آواز کو بلند نہیں کیا. اور جس طریقے سے سابقہ حکومتوں نے نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ و برباد کیا, اس کی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. دو کوٹیشنز ہیں, اسی سے ہی میں آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا پراپرلی. دیکھیں جی, گراؤنڈز جو ہیں آباد ہوں گے تو ہاسپٹل جتنے بھی ہوں گے وہ ویران ہوں گے, اور سیکنڈلی صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. جب یہ دو چیزیں ایلیمنٹس نہیں ہوں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کوئی بھی معاشرہ کس طریقے سے ترقی کر سکتا ہے. اور شہر لاہور کی جو سابقہ حکومتوں نے جس طریقے سے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے وہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے. بالکل صحیح. سابقہ حکومت 2008 سے لے کر 2018 کا دور پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور ہے. یہ بھلے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ان کے حامی ہیں ان کے لیے تو بڑا ایک سمجھیں کہ وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا یہ دور, لیکن نوجوان نسل کے لیے یہ سیاہ ترین حروف میں لکھا جائے گا. ظاہر ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہ جو منٹو پارک ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح بھی آپ نے گفتگو آپ نے کی, آپ نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ نے جیسا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں آپ نے سیم اسی طرح کیا, اور شہر لاہور کے جتنی بھی گراؤنڈز کا آپ نے جو تذکرہ کیا اس کو ایک سمرائز کر کے آپ نے پیش کر دیا. جس طریقے سے جو زیادتی کی گئی ہے, جبر کیا گیا, وہ میرے خیال سے اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے یہاں سے بڑے کھلاڑی دیے, لاہور نے بہت بڑے کرکٹرز جو ہیں وہ کرکٹ ٹیم کو دیے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نام کو بلائج کرنے کے لیے لاہور کے کرکٹرز کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بابر اعظم ہے ہمارے پاس یا پھر عثمان قادر ہے, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی کرکٹر جو ہے وہ لاہور سے موجود نہیں ہے. اور آپ دیکھیے بابر اعظم کی شاندار کارکردگی کہ اگر ہم لاہور سے بچوں کو اس طرح ڈسٹرائے کر رہے ہیں, آنے والی نئی نسل کو جو ہے وہ کرکٹ کی طرف یا کسی بھی گیم کی طرف, ہاکی ہم نے برباد کر دی, ہاکی کو ہم کتنا جو ہے وہ ابلائج کر رہے ہیں. ہاکی ہماری جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہمارے جو ہے وہ لوگ کھیل رہے. پھر ہماری اور بہت ساری گیمز ہے, بیڈمنٹن ہے, پھر فٹ بال ہے, والی بال ہے. یہ وہ ہے کہ جن کے لیے گراؤنڈز چاہیے, لیکن ہم ان گراؤنڈز کو بات کرنے میں ناکام رہے. اس حکومت نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کارکردگی دکھائی. اس حکومت نے خود وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ایک سپورٹس مین ہیں, اور وہ سپورٹس کی جو ہے وہ ترقی کے لیے کام کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سپورٹس مین کو اوبلائج کرتے ہیں. تو ان سے اگر اس حوالے سے یا کسی نمائندے سے آپ کی بات ہوئی ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ ہم اچھا سوچ سکتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر نبیہ, میں یہاں پر ابھی آپ کو میں بتا دوں, جس طرح بھی آپ نے کھلاڑیوں کا آپ نے ذکر کیا, کرکٹ کی ہسٹری میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے, اسی گراؤنڈ نے ایسے کھلاڑی پیدا کیے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کے ذریعے نہ صرف اپنا بلکہ ملک پاکستان کا نام روشن کیا. بالکل صحیح. جس طرح بھی اس میں دیکھیں, اب 1 بائی 1 آپ دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں سابق کپتانوں کا آپ نے ذکر کیا, 7 کیپٹنز جو ہیں اس گراؤنڈ نے, منٹو پارک گراؤنڈ نے پیدا کیے, اور وہ ایسے کھلاڑی تھے. ان میں اوپننگ کی جب بات کریں تو اوپننگ کی عامر سہیل صاحب کا آپ دیکھیں کہ ہی واز اے لیجنڈری پلیئر, کہ اوپنر بیٹسمین تھا عامر سہیل. اس کے ساتھ ہی توفیق عمر کا آپ ذکر کریں, سابق کپتان سلیم ملک ہے. اس کے علاوہ توفیق عمر کے علاوہ بھی جو دوسرے ہیں امتیاز احمد, زاہد فضل, یہ وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی کرکٹ کا آغاز ہی اسی گراؤنڈ سے کیا تھا. اسی گراؤنڈ سے کیا تھا. ان کو ایک ایسا ایٹماسفیئر دیا گیا, ایک ایسا ماحول دیا گیا جہاں پر جو ان میں ایک ٹیلنٹ تھا وہ یہاں پر اس کو ٹیلنٹ کو اپنا استعمال کر سکتے, اور ٹیلنٹ کو نکھارا ہے صرف اسی گراؤنڈ نے. ایک قدرتی حسن تھا. جی ٹھیک ہے, جس طرح بھی آپ بات کرنی تھی. عید محمد صاحب, ہم ذرا اپنی بات کو یہاں روکیں گے. ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے میاں اسلم صاحب نے, جو انٹرنیشنل امپائر ہیں. ان سے ہم کے حوالے سے اور نوجوان نسل کے حوالے سے جو بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. السلام جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. آپ ایز اے امپائر بہتر طور پہ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. ہم لاہور کے گراؤنڈز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, منٹو پارک کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اندرون شہر کے بچوں کو کسی وقت میں بڑی اپرچونٹی دی جاتی تھی کہ وہ وہاں کرکٹ آزادی کے ساتھ کھیل سکتے تھے. کوئی وہاں ٹکٹ نہیں تھی, کوئی اویلیبلٹی اس طرح کی نہیں تھی. لیکن آج ہماری نئی نسل کے پاس گراؤنڈ موجود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم اچھے کھلاڑی پاکستان کو دے پا رہے ہیں اس طریقے سے, اور خاص طور پہ لاہور شہر کی اگر بات کی جائے تو؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ کی سب سے بڑی زیادتی تھی اسپورٹس کے حوالے سے, کیونکہ جو منٹو پارک تھی ہماری, جہاں سے پاکستان کے کرکٹ کے 7 کپتان
हॉकी के ओलंपियन, फुटबॉल के बहुत जी। मशहूर प्लेयर। तो ये तकरीबन तमाम गेमें वहाँ पे थी इकबाल पार्क में। बिल्कुल ऐसे तो लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको डिमोलिश कर दिया और वो सारे स्पोर्ट्स का ही बेड़ागर कर दिया जी। तो लाहौर के जो हमारे बेहतरीन ग्राउंड थे उनमें मिंटो पार्क एक थी जिसमें तमाम टेस्ट क्रिकेटर भी खेलते थे जी। और उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और लात रेफरी एम्पायर भी वहाँ से बने, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के चेयरमैन भी बने। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के पास में गया था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, जी। लेकिन उन्होंने एक ही बात की कि ये मेरे बनने के बाद होगा, सही ये नहीं पाता। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो कातुल थी क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की, और उसके अलावा 5-6 हज़ार बच्चा वहाँ पे टेनिस बॉल भी खेलता था, सही जो इस वक्त सही। तकरीबन जुआरिया और उचक्के बन चुके हैं। यही मैं बात कर रही थी सर, यही मामला तो हो रहे हैं जी। लाहौर शहर में। हमने ग्राउंड्स को जो है वो या तो नशा करने वालों के माजगा बना दिया या फिर हमने ग्रीन बेल्ट्स खत्म करके वहां पर जो है वो स्टैंड्स बना दिए। ग्राउंड्स तो खत्म हो गए, बच्चों के लिए जो है वो खेलने के मौके खत्म हो गए। ये अब क्या पूरे मुस्तकबिल शहर है? में, ये पूरे शहर में आप चले जाएं तो एक भी ग्राउंड नहीं है, एक भी ग्राउंड नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है पंजाब यूनिवर्सिटी का वो प्राइवेट ग्राउंड है जी। ठीक है जी, जी। गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन जो एक बेहतरीन ग्राउंड थी जहाँ पे हम सस्ते मैच भी खेल लेते थे और वहाँ पे बिल्कुल। हर नेट पे 14 नेट लगते थे। ऐसे ही तो है, हर ऐसे ही है, और नेट पे तकरीबन 50 लड़के होते थे। बिल्कुल अब सही। हमें जो जगह दी है जो पे हम खेल रहे हैं वो झील का हिस्सा है जी। जिसके पीछे उन्होंने बैडमिंटन हॉल बनाया, आजकल वैक्सीन सेंटर है, सही उसके पीछे स्विमिंग पूल बनाया, सही उसके पीछे सही। ग्राउंड बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। सही। आप अंदाजा करें कि 3 साल हो गए हैं वहाँ पे ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना ही कोई चेंजिंग रूम है। बिल्कुल अगर सही। लड़के कोई गलती से चेंज करे तो मल्लेदार लगना क्या शुरू कर देते दें, हैं। सही क्या करें, तो बिल्कुल आप बिल्कुल अंदाजा करें कि इस गर्मी में हम जब वहाँ पे बैठते हैं सही। तो सारी मिट्टी उड़ती है, तो वहाँ क्रिकेट किस तरह प्रोड्यूस हो गए? यही वजह है कि लाहौर की क्रिकेट खत्म हो गई है। क्रिकेट खत्म हो गई है, करने में पिछली गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। अच्छा तो ये मैं बताइएगा समझता कि अगर हम मंटो पार्क की बात कर लें, मंटो पार्क में कभी जो है वो क्रिकेट क्लब हुआ करते थे, वहां पर जो है वो नेट लगा करता था। जरा उस दौर की कोई याद, कोई ऐसा वाकया आपके जहन में हो तो हमें जरूर बताइए। जैसे आपने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब के पास खुद गया था ये मसला लेके, उन्होंने कहा जी ये सब कुछ बन जाए तो उसके बाद देखेंगे। तो उस वक्त कोई मुस्तकबिल की बात जब आप करने के लिए गए हैं नौजवान नस्ल की, तो कोई इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बस सिर्फ जो है वो एक तज़ीनो आराइश करनी थी? कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। मतलब है वो मैंने बड़े लेटर लिखे हैं, अच्छा। पीसीबी को भी, ये हमारी जो सेंट्रल पंजाब एसोसिएशन है उसको भी लिखे हैं जी। खुर्रम नैजी साहब से मैंने मुलाकात की, अब्दुल्ला सुमर साहब से, सही। तो मैंने सही। उनको ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे देखें बच्चे पैदा तब होंगे क्रिकेटर जब वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल। बजाय फैसिलिटीज मिलने की गवर्नमेंट जो पिछली थी और मौजूदा है, इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए तो किया ही कुछ नहीं ना। समझे नहीं बात आप, कोई तो फिर कुछ नहीं किया। फिर हम बड़ी जहनी सीधी बात नशो है। नुमा की जब बात करते हैं तो फिर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो फिर आज जिस बेरारवी का शिकार है, आज मोबाइल फोन के साथ इन टच है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, देखे वहाँ पे पहले 14 नेट रेगुलर थे, अब मिंटो पार्क में आज 6 नेट लगे हुए हैं, सही। सिर्फ 1 या 2 लगते हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। बाकी आता ही कोई नहीं, आता ही क्योंकि कोई वो जो ग्राउंड की हालत है उसमें आने के लिए तैयारी कोई नहीं है। सही। उसके बावजूद भी जो कि हम सारा कुछ यहीं से बने हैं, मैंने भी आईसीसी में ज्वाइन सही। किया, मेरी टीम से कोई 8 टेस्ट क्रिकेटर इंतजामुल जी। ये अहमद शरात, तौफीक उमर, रमजान, गुंजाइश, जमशेद वगैरह, सही। शायद ये सारे यहीं के लड़के हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। वहाँ पे और भी टेस्ट क्रिकेटर थे, कारदार से लेके सलीम मलक तक, देखिए इंजमामुल हक तक। बिल्कुल सही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो हम कैसे क्रिकेटर पैदा करेंगे? अब कहाँ से आएंगे क्रिकेटर, अब कहाँ से आएंगे आएंगे हॉकी नहीं, प्लेयर? जी। अब तो हमारे जी, पास जी। हम नहीं कह वहाँ सकते। पे अब्दुल मन्ना और ये जो था ओलंपियन खुर्शीद, जी। वो हॉकी की प्रैक्टिस कराते थे बच्चों को। बिल्कुल सही। ठीक है जी। बिल्कुल सही। हाफिज रहमान भट्ट फुटबॉल का कैंप लगाता था, तो वो सारा उन्होंने डिमोलिश कर दिया और उसको पार्क बढ़ा दिया। जी। मुझे ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे जी जिस मुल्क में ग्राउंडें आबाद हो अस्पताल वीरान होते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही आपने है। खुद ही ग्राउंडों को वीरान कर दिया। तो आज अस्पताल ही आबाद कर दिए ना, आज तो अस्पताल अस्पतालों में जो है आबाद वो हो गया, मरीजों की वो तादाद जितना ज्यादा हो कहते गई। हैं। तो बिल्कुल मुझे सही। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि
जनरल तकीर साहब ने 48 लाख रुपया मिंटो पार्क पे लगाया था और बाकायदा 7 रोलर दिए थे, टर्फ पिचें बना के दी थी, मैटिंग दी थी, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा के दिया था। सही। लेकिन उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में आज तक यानी कि 2000 के बाद आज 2022 हो गई है जी, 22 साल में एक टैडी पैसा नहीं लगा सके क्रिकेट में, सही, या किसी ग्राउंड पे। सही सही। तो फिर क्रिकेटर किस यहाँ स्पोर्ट्समैन किस तरह पैदा होंगे? कैसे अब देखें मौजूदा कितनी दरफी है कि मौजूदा पाकिस्तान की टीम में कराची लाहौर के लड़के ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल लाहौर ऐसे, का तो लड़का ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे। बाबर आजम है वो तो इस्लामाबाद से खेलता है। सही है ना जी? सही। तो लाहौर में तो क्रिकेट खत्म हो गई है। अब तो लाहौर में गलियों कूचों में क्रिकेट शुरू हो गई ना। अब किसी साथ वाले का शीशा टूट जाए तो आवाजें जो है वो चीखो पुकार जो है वो दूर तक जाती है। बच्चे लड़के क्या करें? क्रिकेटर का ये हाल है कि लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला और टेस्ट में उसका नाम है। जी जी। तो फिर लड़के क्यों प्रेफर करेंगे फर्स्ट क्लास को? सही सही सही। सर हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप कोशिशें जारी रखें, क्योंकि ये आने वाली नई नस्ल के मुस्तकबिल की बात है। आप जो अपनी कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड्स आबाद करने की, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब खुद स्पोर्ट्समैन हैं, खुद वो जो है वो क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, ना सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बल्कि दूसरी गेम्स को भी फ़रोग़ देने के लिए हमेशा ऑन एंड ऑन रहते हैं। अल्लाह करे कि ये जो सियासी और मामला चल रहे हैं इनमें भी जो है वो कोई मामला ठीक हो तो फिर इस क्रिकेट की और मैदान की तरफ भी ध्यान आए, क्योंकि हम ये प्रोग्राम आज हमारा करने का मकसद यही है कि हम आपकी तवज्जो जो है और भी चीज़ों की तरफ दिलाएं कि मामलात और कहाँ कहाँ ख़राब हैं। सिर्फ एक सियासी मामला ही ख़राब नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हैं, तो उस पर तवज्जो दिलाएंगे तो आगे आने वाली चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। सारा प्रोग्राम चल रहा है जी, ये मैं समझता हूँ कि आपका सदका जारिया ही है कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं क्रिकेट के मतलब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। और ये वाकई ही सदका जारिया है। इस तरह के टॉपिक्स जो हमारे रिपोर्टर्स निकाल के हमारे पास लेकर आते हैं और हम उनको हाईलाइट हैं अपनी अवाम के लिए, एक आम अवाम की आवाज़, हम सब आम अवाम हैं, जब आला हुकाम तक पहुँचती है तो फिर ही मसलों का हल निकलता है। ईद मोहम्मद साहब क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस पर जिस तरह भी मियां असलम साहब से भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू, बिल्कुल बड़ा एक वो जो तस्वीर कशी है, मंजर कशी है मिंटो पार्क की तारीखी, वो बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया जिस तरह जिक्र किया। लेकिन अफसोस इस बात को हुआ कि जब वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के पास गए, एक फरियाद लेकर गए हैं, एक इल्तिजा लेकर गए हैं कि खुदारा खिलाड़ियों के जो है नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से ना खेलें, कम अज़ कम उनको आप ग्राउंड दे दें। तो लेकिन उनका एक जवाब, मनफी जवाब ये था कि जब ग्रेटर इकबाल पार्क बन जाएगा, उसकी तज़ीन और आइश हो जाएगी, उसके बाद इस पर देखेंगे, सोचेंगे। साबका हुकूमत डॉक्टर साहब ये देखिए, साबका हुकूमत 2008 से 2018 के दरमियान आप ये देखें कि सिर्फ जो नामा अमाल की मैं बात करूंगा, अगर देखें इन्होंने बजाय इसके कि आप इखलाकी एतबार से तरबियत करने के, इन्होंने ज्यादा जो कंसंट्रेशन इनकी रही है वो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तामीर और मरम्मत पर ही रही है। सड़कें तामीर करवा दी, पिछले साल 90s में भी जब आए तो उसमें के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। लेकिन 2008 और 2018 के दरमियान शहर लाहौर की जो आवाम है, जिन प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया वो तो नाकाबिले बयान है। अच्छा, वो प्रॉब्लम अब तक चलती आ रही हैं, उन प्रॉब्लम से जो है वो जान छुड़वाना पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। नई नस्ल के लिए अगर ग्राउंड आबाद करने हैं ना ईद मोहम्मद साहब, तो इसके लिए किसी ना किसी को एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नए ग्राउंड आबाद करने के लिए हमें बहुत काम करना है, और खास तौर पे इस हुकूमत से चलें, लोगों की तवक्कात भी बहुत ज्यादा हैं जैसे आप समझते हैं, और होनी चाहिए। मैं ये अपनी बात को देखें, लाहौर में 2 प्रोजेक्ट इन्होंने इसी टेन्योर में स्टार्ट किए हैं, उसमें ओरिएंट ट्रेन को आप देख लें और मेट्रो ट्रेन को आप देख लें। ये दोनों अब इनकी जब डिस्टेंस अगर आप देखें तकरीबन 25-26 किलोमीटर दोनों साइड से बनती है। शादरा से फिरोजपुर रोड पर आप जाएं, गजूमता तक आप जाएं। इसी तरह जब ओरिएंट ट्रेन को आप देखें, डेरा गुजरा से स्टार्ट होती है और ये रायविंडोट अली टाउन तक जाती है। अब इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी तामीर के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान जितनी भी ग्राउंड्स इनके दरमियान आई हैं, तो ओरिएंट ट्रेन ने और मेट्रो ट्रेन ने तमाम तर ग्राउंड्स को अपनी लपेट में ले लिया। जो तारीखी ग्राउंड थी, इसमें आप देख लें जो नेहरू पार्क की ग्राउंड है, चिश्तिया स्कूल है, इसके जो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सेशन कोर्ट की बैक साइड पर ग्राउंड है, उसको भी आप देख लें। इसके अलावा एमएओ कॉलेज की ग्राउंड है, वो देख लें। चबुर्जी क्वार्टर्स की ग्राउंड देख लें। इधर जितने भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थे, चले हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे नौजवान नस्ल के लिए जो है वो आगे ग्राउंड्स भी बनेंगी, और ये जो अभी फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन या मेट्रो की नजर हो गए हमारे बहुत से मैदान, इसमें आगे जाके
हमारे नौजवानों के लिए जो ग्राउंड्स अभी भी मौजूद हैं, पीएचए को भी चाहिए कि जो ग्राउंड्स उनके पास बेकार पड़ी हैं उस ग्राउंड को बच्चों के लिए आबाद करें, आने वाली नई नस्ल के लिए जो है वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल को जो है वो प्रेफर करें। अभी हमारा जो है वो अगला टॉपिक जो है वो पीएचए के हवाले से भी होगा, तो उनके भी जो सरबरा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे उनसे भी मैं ये सवाल लाजमी करूंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं से ज्वाइन करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और इसके साथ ही क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में मेला सजा हुआ है जश्न बहारां का, और जश्न बहारां के मेले का जैसे ही आगाज़ होता है वैसे ही लाहौरी जोशो खरोश से इस मेले की तरफ जाते हैं। अच्छे अच्छे खाने जहां आपको यहाँ खाने को मिलते हैं, वहीं पर बच्चों के लिए स्पेशल एहतमाम किया जाता है, खाने पीने का भी, खेल कूद का भी। मुख्तलिफ जो है वो इसमें बलून्स राइड्स भी होती हैं, इसमें शेर गोई भी होती है, किस्सा कहानी भी होती है, और बहुत ही खूबसूरत एक गांव का मंजर पेश करता ये मेला जो है लाहौर के शहरियों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर शहर के लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप लाहौर शहर की सड़कें देखें तो बत्तियों से यानी कि लाइटों से सजी हुई हैं, और ये क्रेडिट जाता है पीएचए लाहौर को। जी हाँ, पीएचए लाहौर ने बड़ी ही खूबसूरती से इस दफ़ा लाइटों से, और हर साल जिस तरीके से एहतमाम किया जाता है, इस दफ़ा देखने में आया है कि यह एहतमाम थोड़ा ज़्यादा किया गया है। इसमें क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, कितनी खूबसूरती से जो है वो इसको यूटिलाइज़ किया गया है, और ख़ास तौर पे कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कोविड की सिचुएशन और हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि इस तरह के मेले का इनेकाद करना, या गुले दाऊदी की नुमाइश कुछ अर्सा पहले लगी हुई थी, इनका इनेकाद करना, लोगों के लिए ऐसे पब्लिक पार्क्स को खोलना, SOPs को फॉलो करते हुए लोगों का वहाँ पर आना, ये इतना आसान काम नहीं होता। इंतज़ामिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के मेले का जब इनेकाद करते हैं, और ख़ास तौर पे पीएचए लाहौर की जहाँ बात की जाए तो इस तरह की जो जिसमें पंजाब का कल्चर झलकता है, जिसमें पंजाब के खाबे जो है वो सामने आते हैं, जिसमें पंजाब का रंग सामने आता है, तो फिर इस तरह की जगहों पर इस तरह की चीज़ें लेकर आना इतना आसान नहीं होता है। बहरहाल जी, पीएचए लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो ग्रीन एरिया को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में पीएचए के अंडर 828 पार्क्स हैं, इसके अलावा 276 ग्रीन बेल्ट्स हैं, और 34 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो पीएचए चला रहा है। लाहौर में तमाम पब्लिक पार्क्स को खूबसूरत बनाने का जो क्रेडिट है वो पीएचए के सपोर्ट है। जाहिर है कि इस वक्त जो भी आप खूबसूरती पार्क्स में देख रहे हैं, सड़कों पर लाइटें देख रहे हैं, वहाँ पीएचए का आपको एक बोर्ड भी लगा नज़र आता है, जो ये जाहिर करता है कि पीएचए एक ऐसा इदारा है कि जो लाहौर की खूबसूरती में मुआविन साबित हो रहा है। हर साल जश्न बहारां के मेले का इनेकाद किया जाता है, और ये इनेकाद ज़ोर व शोर से किया जाता है। इस दफ़ा भी ये इनेकाद किया गया है, और इसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने खुद अपने हाथों से किया है। ये जो है वज़ीर आज़ा पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को ये क्रेडिट जाता है कि हमेशा से जहाँ पंजाब की बात आती है, कल्चर की बात आती है, सकाफ़त की बात आती है, वो हमेशा जो है सबसे आगे होते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करने में जो है स्पेशल इसके लिए बजट जो है इशू किया जाता है। फिर ये तकरीबात का जो एहतमाम किया गया है, इसमें मेले की अगर बात कर लें जश्न बहारां के, तो इसमें हॉट एयर बलून्स राइड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और ये बड़ी खूबसूरत एक राइड है। आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल है जिसमें आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिलती हैं। एरोमिनिया शो है, मास्कोट परेड है, दास्तान गोई, किस्सा ख्वानी, बर्ड शो और दीगर तकरीबात भी शामिल हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर शामिल हैं सलमान शाह, जिनकी एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई है इसी हवाले से, वो भी हम देखते हैं और फिर सलमान से आके बात भी करते हैं। जी दिखाइएगा ज़रा हमें रिपोर्ट पीएचए के हवाले से।
PHA लाहौर शहर में ग्रीन एरियाज को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में PHA के अंडर 828 पार्क्स और 276 ग्रीन बेल्ट्स हैं। इसके अलावा 34 मेगा प्रोजेक्ट्स पर PHA काम कर रहा है। लाहौर में तमाम पब्लिक पार्क्स को खूबसूरत रखने का क्रेडिट PHA के सर है। PHA हर साल गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश करवाता है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस साल बाहर की आमद के साथ लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लाहौर की तमाम शाहराहें रोशनी से जगमगा उठी। लाहौरियों के लिए हर साल जश्न बहरा मेले का भी इनेकाद किया जाता है। इस साल जश्न बहरा मेले का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने हाथों से किया। जश्न बहरा मेले पर PHA की जानिब से पूरा महीना तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हॉट एयर बैलून राइड, आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल, एरोमिनिया शो, मास्कोट परेड, दास्तान गोई, किस्सा ख्वानी, बर्ड शो और दीगर तकरीबात शामिल हैं। PHA खेलों के फरोग के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहा है। जी, तो लाहौर शहर को किस तरह खूबसूरत तरीन सजाया गया है, मेले का इनेकाद किया गया है, कहीं फूलों की नुमाइशें होती हैं, ये सारा अहम किरदार अदा कर रहा है PHA लाहौर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं सलमान शाह, उनसे पूछते हैं क्योंकि वो PHA की बीट करते हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ के हवाले से अंदाज़ा है। तो सलमान, क्या कहेंगे आप इस पर? डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चलूँ कि जो PHA के अंडर इस वक्त ना लाहौर के जितने भी पार्क्स हैं वो हैं, और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स, उसकी जो ताज़ीन उसकी खूबसूरती को PHA देख रहा है जी। आप ये देखें कि हमारे लाहौर में कनाल के साथ जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो काफ़ी बड़ा एरिया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो शाम के वक्त अपनी आती हैं और यहाँ पे इंजॉय करती हैं। गर्मियों में खास तौर पे आपको ये मंजर देखने को मिलता है ना? वैसे गर्मियों में तो ज़्यादा होता है, क्योंकि आप गर्मी होती है, फैमिलीज शाम के टाइम रात के वक्त आउटिंग पर निकलती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो ग्रीन बेल्ट्स जो है ना वो बड़ी खूबसूरत उस वक्त नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये ना बड़ा एक मुश्किल काम है PHA के लिए, क्योंकि इतना बड़ा एरिया उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना और वहाँ पे तमाम जो सहूलतें प्रोवाइड करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन PHA ये बड़े आसान तरीके से इसको अंजाम दे रहा है। आप ये देखें कि जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स पे काफ़ी काम किया गया है, काफ़ी बिल्कुल ग्रीन बेल्ट पे वहाँ पे आप देखें ग्रीन बेल्ट्स पे घास वगैरह का पूरा इंतज़ाम उसको रखा जाता है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता। फिर जो फालतू जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको फ़ौरन रिमूव कर दिया जाता है वहाँ पे। फिर आप ये देखें कि जो नहर के किनारे जो हिस्सा होता है उसको भी वो बड़ा खूबसूरत बनाता है PHA। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो जश्न बहारा का मेला ऑर्गेनाइज करना ये इतना आसान काम नहीं है। कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है कि इतनी आवाम, इतना जुमघट्टा, इतने लोगों को जो है वो वहाँ पर ऑन करना, वहाँ पे आना उनका, तो इसमें किस तरह कोविड SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ये तो ज़रा बताइए हमें। अच्छा, वाकई में ये ना कोई आसान काम नहीं था। आप देखेंगे जिस तरह मुल्की हालात जा रहे हैं कोविड के हवाले से, तो बड़े ख़तरात हैं कोविड के, लेकिन यहाँ पे उनको PHA ने इस तरीके से इसको मैनेज किया कि जो जितने भी वहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सिक्योरिटी का भी वहाँ पे बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। उनके साथ साथ जो कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। आप देखें जो फैमिलीज़ आती हैं ना, उनको मोस्टली वो मास्क की ताकीद करते हैं कि मास्क पहन के आप अंदर आएँ। जब वो गेट से फैमिलीज़ एंटर हो रही होती हैं तो उनको हाथों को सैनिटाइज़ किया जाता है। और फिर इसके अलावा आप अंदर देखें, जब जहाँ पे मुख्तलिफ अंदर स्टॉल्स लगाए गए हैं, फूड स्टॉल्स हैं आप देखें, और फूड स्टॉल्स देखें, जो सबसे इस टाइम हमारे जो अहम ज़रूरत है, जो चीज़ है ना हमारी, वो हमारी सेहत है। अगर हमारी जो फूड की जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी होगी तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप देखें ना कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है कि PHA की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठ सकता है कि अगर वहाँ खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वहाँ बच्चों को जो है वो खेलने के लिए जो प्ले एरिया उन्होंने बनाया है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, वहाँ कोई मिट्टी है या गर्द है या कोई और चीज़ है कि या आने वाले जो लोग हैं उनको सही वेलकम नहीं किया जा रहा, तो ये आपने ख़ुद वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखा है, इसका क्या हाल अहवाल है? जी बिल्कुल डॉक्टर नबिया, मैं गया था और बल्कि जिस दिन इफ्तिताह था मैं वहाँ पर मौजूद था। अब बड़ी तादाद में वहाँ पर आई हुई थी
वहाँ पे अच्छा, मैंने सुना है कि डेली की तादाद में, डेली रूटीन वाइज, ये नहीं कि सैटरडे संडे के जो है वो हमारे पास जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें भी वहाँ तादाद काफ़ी दिखाई दे रही है लोगों की। जी बिल्कुल, देखें ये ऐसे शो आपको पता है कि पूरे साल भर इसका इनेकाद किया जाता है जश्न बहारा का, और इसको इनेकाद करने के अंदर PHA बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसके शो के इनेकाद में PHA ही अगर अपने काम कर रहा है तो ये हरगिज़ सॉरी दोबारा कर जी बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो ये मेला सजाया गया है इसमें कोई ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि जी इसको लगाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा PHA को, या कोई और मामलात भी सामने आए? देखिए, मुश्किलात का सामना तो लाजमी करना पड़ेगा। आप देखें इतना बड़ा अगर इवेंट हो रहा है तो उसकी जो तकरीबात हैं उसमें आप देखें उसका इनेकाद करना भी आसान काम नहीं है, और लेकिन PHA ने ये बाखूबी इसको सरअंजाम दिया है। अभी देखें कि एक पूरे साल तकरीबन इसको लगता है जी, इसका वेट करना पड़ता है जो पाकिस्तान, बल्कि मैं लाहौर की आवाम नहीं कहूँगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे ना आवाम इस मेले को देखने के लिए आती है, तो पूरा साल वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे स्टॉल्स की जो मैनेजमेंट है और फिर हाइजेनिक फूड को प्रोवाइड करना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। सलमान हमें अभी ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान रशीद साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपकी इंतजामिया का शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जश्न बहारा का मेला जो है वो PHA की जानिब से सजाया गया है, लगाया गया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम शिरकत कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज करने में PHA को, हमेशा से हर साल इसका आगाज़ होता है लेकिन इस वक्त नया क्या है आवाम के लिए, और कोविड SOPs को किस हद तक जो है वो आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए ये सारा एहतमाम किया है? देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोविड फ्री मुल्कों की फहरिस्त में आ रहा है जी। गुज़श्ता दिनों जितने SOPs थे, जितनी पाबंदियां आयद थी, महदूद एक्टिविटी की इजाज़त थी, वो सारी बतदरीज ख़त्म हो गई हैं जी। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और अल्लाह की बड़ी नेमत है पाकिस्तान पे जी। अब जो आपने बात की, यकीनन ऐसे पुरकठन माहौल में जहाँ पे परेशानियां ज़्यादा हैं, बहुत सारे इश्यूज में लोग घिरे रहते हैं जी। ऐसे माहौल में जब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ऐसे इवेंट का एहतमाम किया तो शहरियों की बड़ी तादाद ने, बिलखुसूस फैमिलीज ने जिलानी पार्क का रुख किया। यकीनन ये खुशाइंद भी है और हमें खुशी भी होती है कि हमारी जो एफर्ट्स थी वो हम कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं, तो ये यकीनन ये कामयाबी है PHA की। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा हाफिज साहब कि वहाँ पर जो लोगों की तादाद है उसमें किस हद तक इजाफा हो रहा है, या अभी जो है वो क्या सिचुएशन है? और फिर आपने SOPs के हवाले से तो बता दिया, खाने की क्वालिटी के हवाले से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पे, क्योंकि हिफ़्ज़ान सेहत के असूल भी ज़ाहिर है लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर आती है, तो इस हवाले से भी कुछ अपडेट कर दीजिए। देखिए, एक तो इस जिलानी पार्क में जो जश्न बहारा मेला सजाया गया है, इस मेले का वाहिद मकसद सियाहत का फरोग है जी। नंबर 2, यहाँ पे हमने पूरे पाकिस्तान का कल्चर, तहजीब, सकाफत, फूड को मुतारफ करवाया है जी। वो लोग जो किसी वजह से बलूचिस्तान नहीं जा सकते, सिंध में नहीं जा सकते सही, और KPK नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो सिर्फ लाहौर में रहते हैं या पंजाब के किसी भी शहर में रहते हैं जी, अगर वो जिलानी पार्क आते हैं तो उन्हें पूरे पाकिस्तान का मंजर नजर आता है। अच्छा, तो दूसरा हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, जो हमारे लाहौरी खाने हैं, वहाँ से लोग न सिर्फ हमारी तकरीबात से, हमारे इवेंट से, बल्कि उन खानों से भी महजूज होते हैं जो हमने वहाँ पे लोगों के लिए एहतमाम किया जिस चीज का। अब बड़े मुनासिब नर्ख पे और बड़ा मयारी खाना, यानी आप यूँ समझ लें क्वालिटी को बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और मुनासिब नर्ख पे लोग तफरीह ले रहे हैं और फैमिलीज भारी तादाद में आ रही हैं। अगर मैं सिर्फ आपको पिछले संडे का अहवाल बयान करूं तो 4.5 लाख लोगों ने शिरकत की अपनी फैमिलीज के हमरा। सही सही, ज़बरदस्त। तो ये इतनी बड़ी तादाद को संभालना और वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज करना, सिक्योरिटी के इंतजामात, ये सारे मामला जो PHA देख रहा है, इस हवाले से भी ज़रा बता दीजिए। देखिए, ये PHA की तो चूंकि पिछले सालों में प्रैक्टिस ये रही, हमने ऐसे कई इवेंट्स करवाए जिसमें लाखों का फुटबॉल आता है, तो न सिर्फ हमारी इंटरनल बल्कि पंजाब और लाहौर पुलिस की बड़ी एफर्ट्स हैं, सिक्योरिटी बड़ी मुनज़्ज़म है और हम इस बात पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लोगों को बाकायदा चेक करने के बाद अंदर एंटर किया जाता है, तो सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है और फैमिलीज बड़ी वहाँ पे अपने आप को
एक प्रोटेक्शन फील करती हैं, बड़ी महफूज फील करती हैं जी। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई हमें कोई कंप्लेन भी कोई सिंगल भी रजिस्टर्ड हुई हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा 276 ग्रीन बेल्ट्स PHA के कंट्रोल में हैं, इन ग्रीन बेल्ट्स की और मजीद तज़ीन और आइश के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस हवाले से भी बता दीजिए। देखिए, एक तो हम ये करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो जी। सड़क के नीचे होती हैं ताकि जो बारिशी पानी है वो जी। महफूज हो सके, ठीक। वो दोबारा ज़ेरे ज़मीन इस्तेमाल हो सके। ठीक है। हम पहले मरहले में लाहौर की मेन शाहराहों की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं न सिर्फ उसको मुख्तलिफ फूलों से मुज़य्यन कर रहे हैं बल्कि उनको सड़क के लेवल से नीचे ला रहे जी। हैं ताकि बारिशी पानी को भी महफूज कर सकें। ठीक है। दूसरा, हमारे साल में 3 से 4 बार हम उसकी न सिर्फ नई वहाँ पे फ्लावर्स लगाते हैं, जो जैसे अभी पिछले दिनों हमने गुले दाऊदी लगाई। जी। अब भी फूलों का सीजन है, बहार का मौसम है, आपको पूरा लाहौर न सिर्फ बरकी कुमकुमों से सजा मिलता जी। है बल्कि बड़े खूबसूरत और दिलफरेब फूलों कि आपको मुख्तलिफ रंग भी नजर आते हैं। जी, तो बिल्कुल। इस पे भी हमने जीरो टॉलरेंस रखा है, यानी ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर पे जो नेचर के करीब हो उस पे भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अच्छा, मियाँ वाकी जंगल आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है PHA का, और इस हवाले से भी ज़रा हमें बता दीजिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का भी एक बहुत बड़ा कारनामा, और ख़ुद आपसे भी जब भी बात हुई तो मियाँ वाकी जंगल के हवाले से आपने काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अब कहाँ तक पहुँचा है। मियाँ वाकी फॉरेस्ट एक्चुअली जब हमने शजरकारी शुरू की, जी। दरख्त लगाने का अमल शुरू किया, जी। तो हमें जगह दस्तयाब नहीं थी। उसके बाद जब पूरी दुनिया की हमने तहकीक पढ़ी, अर्बन फॉरेस्ट्री की कामयाबी देखी, तो हमने जापानीज टेक्निक को जो मियाँ वाकी थी उसको अडॉप्ट किया मॉडल के तौर पे। शुरू में लिबर्टी लाहौर में एक मॉडल लगाया गया, जब वो बिल्कुल हमने देखा कि 2 साल में वो 15 फीट से तजावज कर गए हैं दरख्त, तो जी। फिर हमने इसको पूरे लाहौर और अब पूरे पंजाब और पाकिस्तान में इसका दायरा फैला दिया है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि अर्बन फॉरेस्ट्री में दुनिया का जी। सबसे बड़ा जो एक मियाँ वाकी जंगल लगाया गया था वो सगिया के मुकाम पे लगाया गया था, जी। जो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 54 जंगल हम लगा चुके हैं। 80 का हमारा टारगेट था। इंशाल्लाह बाकी फॉरेस्ट भी हम जल्द मुकम्मल कर लेंगे और आने वाले 3 सालों में लाहौर फिर से फूलों और बागों का शहर आपको हकीकी तौर पे नजर आएगा। अच्छा ये बताइएगा, एक सवाल जो मेरे पिछले टॉपिक से रिलेट करता है, क्योंकि आज हमने खेलों के मैदान के हवाले से जो है वो अपना पिछला टॉपिक किया, और इसमें जो आने वाली नई नस्ल है, जिस तरह उनके पास पहले क्रिकेट ग्राउंड्स हुआ करते थे, जैसे मंटो पार्क को दी ग्रेटर इकबाल पार्क में तब्दील कर दिया पिछली हुकूमत ने, और फिर इसमें बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो इस वक्त में जहाँ खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है एक स्पोर्ट्स मैन है, यहाँ पर आपकी PHA की जिम्मेदारी जो है वो और बढ़ जाती है कि जो मैदान, जो ग्राउंड्स खाली पड़े हैं वो बच्चों के लिए आबाद किए जाएं, ताकि वो वहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या कोई इस तरह के नेट्स लगाए जाएं। आप इस पे काम कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, जहाँ पे हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट लोगों को मुहैया करते हैं, उसी तरह हमने स्पोर्ट्स को और बाकी खेल जो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन और इसी तरह के हदफ बना रखा है। लाहौर के 26 बड़े पार्क जो हैं वो इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। PCB और बाकी जो रजिस्टर्ड क्लब्स, एसोसिएशंस हैं, उनसे हमारे MOU साइन है। मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक्कद करवाते हैं। तो खेलों का फरोग न सिर्फ हुकूमत की बल्कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की भी हमेशा तरजीहात में रही। तो यकीनन जहाँ पे हम हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं वहाँ पे लोगों को खेलने की सहूलियात भी मुकम्मल फ्राहम करते हैं। निशान साहब, देखने में आया है कि जो हमारी नई नस्ल है वो गली कूचों में खेलने पे मजबूर है इस वक्त, और उनके पास पार्क, जैसे आपने कहा कि PCB के साथ भी अटैच हैं और भी आपके जो है एक्टिविटी होती है, लेकिन क्या वहाँ पे कोई टिकट है, कोई पैसे दे के जो है वो वहाँ पे खेली जाती है? एक आम बंदे की बात करें, एक आम बच्चे की बात करें, जैसे कि अभी लाहौर से हमारे सिर्फ बाबर आजम ऐसे क्रिकेटर हैं जो निकले, उसके बाद तो हम शायद अच्छे क्रिकेटर दे ही नहीं पाए पाकिस्तान को। तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपने एक आम बंदे की बात कर रही हूँ कि उनके लिए क्रिकेट मैदानों के लिए आपने क्या किया? देखिए, जैसे आबादी का तनासब बढ़ता है, हमारा घरों की तादाद बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ जाता है। तो जब पूरा पाकिस्तान या पूरा पंजाब की अक्सरियत आबादी जो है जब वो लाहौर में हिजरत करती है, तो यकीनन जो शहर लाहौर है वो उसमें खेल कूद की और बाकी फैसिलिटीज यकीनन कम पड़ जाती हैं।
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف ہم بلکہ مختلف اسکولز اور ہمارے جتنے سرکاری اسکولز ہیں وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یقیناً آپ نے جو بابر اعظم کا اور ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہمارے 90 کی دہائی میں کھیلتے رہے وہ سارے ایسے پلیئرز تھے جو انہی گلی کوچوں سے نکلے اور پاکستان کا نام انہوں نے پوری دنیا میں روشن کیا. تو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ایک کم وسائل کے ساتھ لوگوں کو بہترین نہ صرف تفریح مہیا کرتی ہے بلکہ ادر ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالتی ہے. مزید ہم اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں. مستقبل میں انشاءاللہ نئے کھیل کے میدان بھی سجائے جائیں گے, بڑھائے جائیں گے اور نئے بنائے جائیں گے. بہت شکریہ حافظ ذیشان صاحب آپ کا. آپ اچھا کام کر رہے ہیں پی ایچ اے کی طرف سے. جو معاملات آپ نے بتایا کہ کم بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو اچھی فیسلٹیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے, تو چلے اسی طرح آپ اچھا کام کرتے رہیں اور لاہور شہر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ اہتمام کرتے رہیں. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان, آپ بتائیے گا کہ آپ نے وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید کی بات سنی, تو وہ تو بڑے پورے اعتماد اور مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی, پی ایچ اے کی کارکردگی بڑی اہم ہے کام. لیکن جو رپورٹ آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے, جو ہمارے پاس ہوتی ہے, اس میں کہیں کوئی ایسی چیز آ رہی ہو تو وہ حافظ صاحب تک جو ہے وہ آپ پہنچاتے رہتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر نبیہ, حافظ ذیشان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح آپ نے ان سے سوال کیا تھا کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے, انہوں نے بتایا کہ جو پی ایچ اے ہے یہ کھیلوں کے فروغ میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. جو پارکس وغیرہ ہیں ان کو مینٹین کر رہا ہے, اور یہ مختلف اوقات میں ابھی پچھلے دنوں بھی پی ایچ اے کی جانب سے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا, اسپورٹس ایونٹ کا. صحیح. اچھا, اس میں ڈاکٹر نبیہ میں کچھ آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا جاؤں کہ کئی جگہ پہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ پی ایچ کی جو گرین بیلٹس ہیں ان کے اوپر نا قبضہ مافیا کا راج ہے. ہاں بالکل. اوپر ناجائز تجاوزات وہاں پہ قائم کی گئی ہیں. صحیح. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے, ہمارے کچھ جو ہمارے جاننے والے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ جب اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں گرین بیلٹس پہ اپنی سیر و تفریح کے لیے, تو وہاں پہ جو قبضہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ کوئی چیز لینی ہے, آپ نے کھانا پینا ہے, تو آپ گرین بیلٹ کے اندر آ سکتے ہیں, ادروائز ہم آپ کو آنے کی اجازت نہیں. ایون میں سلمان آپ کو ایک ہائی لائٹ کرنا والی ہوں ایک چیز یہاں پر کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ریڑی بان ہیں جن میں دہی بلے والے ہیں, کوئی گول گپے والا ہے, کوئی اور جوس کارنرز ہیں, یہ پی ایچ اے کے گراؤنڈز میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں پہ چیئرز لگا کے جو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو یہ تفریح پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ بھی رپورٹ آپ کے پاس موجود ہوگی, تو یہ انتظامیہ تک آپ باتیں پہنچاتے ہیں؟ جی میں نے کچھ دن قبل اس چیز کی میں نے نشاندہی کی تھی. جو ہمارے کنال روڈ پہ گرین بیلٹ ہے وہاں پہ یہ قبضہ مافیا کا راج تھا ریڑھی بانوں کا, تو اس پہ جو ہمارے لاسٹ ڈی جی پی ایچ اے تھے انہوں نے ایکشن لیا تھا اور سسپینڈ بھی کیے تھے ملازمین. صحیح. تو اب جو نئے ڈی جی آئے ہیں ذیشان, میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے, اور کیونکہ یہ پارکس جو ہیں یہ تو عوام کی پراپرٹی ہے نا, یہاں پہ پبلک کی پراپرٹی, یہاں پہ پبلک کو جانا چاہیے. بالکل وہ جانا چاہیے اور جاتے بھی ہیں. بچوں کو کھیلنا چاہیے نا, کھیلنے کے مواقع ملنے چاہیے. بہت شکریہ سلمان آپ کا کہ پی ایچ اے کے حوالے سے جو رپورٹ آپ نے تیار کی اور جس طرح جشن بہارا میلہ کے حوالے سے آپ نے ہمیں یہ رپورٹ دی, تو اسی طرح اور اچھی رپورٹس جو ہم آپ سے لیتے رہیں گے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام انسان کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوں, جو بھی ایسی چیزیں ہوں کہ آپ کے ایریے میں, آپ کے علاقے میں آپ کے مسائل ہیں, وہ ہم اعلیٰ حکام تک یہاں بیٹھ کر پہنچا سکیں. آپ کے مسئلے کا حل آخری دم تک کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ کوہ نور نیوز ہر خبر کو سب سے پہلے جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے رپورٹرز کی یہ کارکردگی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک اچھی اور بہترین رپورٹ بنا کر لاتے ہیں جس میں پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے چینل کا بھی اور ہمارے پروگرام کا بھی یہ موٹو ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو جو ہے پھیلاتے ہیں, نیگیٹیوٹی سے دور رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.